फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखिए शिक्षा में कैसे विकास हुआ। जब ब्रिटिश शासन कर रही थी तो उसने कैसे शिक्षा पद्धति में डेवलपमेंट किया, कैसे उसने पढ़ाया। तो देखिए आज की आप लोग एजुकेशन पद्धति आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। आज की एजुकेशन आज से ही तुलना करिए। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं इतिहास का विषय तो प्रेजेंट टाइम में क्या पोजीशन है पहले तो ये जान लीजिए। आज की क्या है, आज की क्या शिक्षा व्यवस्था है। आज शिक्षा क्या है, आसानी से मिल जाती है कि कठिन है? आसानी से मिल जाती है। आज तो आपके पास कोई भी चीज़ देखने के लिए, ये देखिए वीडियो क्लिप है, अभी पूरे सब देख सकते हैं इसको, बैठ के ही घर पे ही देख सकते हैं ना। आसान है, बहुत आसान हो गया शिक्षा का प्रचार प्रसार। आप पूरी चीज़ें आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस समय शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। और ब्रिटिश काल में ही शिक्षा का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ब्रिटिश काल में कैसे उन्होंने किया। हम जब ब्रिटिश काल पढ़ते हैं ना तो ब्रिटिश काल का मतलब होता है कि वही जब उन्होंने शासन किया इसके बीच में, ठीक है, 1757 ईस्वी से 1947 जब तक वो लोग भारत में शासन किए। तो इसके पहले यानी 1757 के पहले क्या ज्ञान नहीं था क्या? भारतीय किताब नहीं लिखते थे क्या? उनको नॉलेज था कि नहीं? लेकिन जान था, किताबें थी, सारी चीज़ें थी। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में रिसर्च भी किया था, लेकिन एक दूसरे के पास ये शिक्षा फैलाई नहीं जा सकती थी। तो ये शिक्षा फैलाने के लिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेज लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि भारतीय जो भी किताब लिखी गई थी वो ज़्यादातर हिंदी, संस्कृत या फारसी या अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो उस किताब को विदेश लोग कैसे समझ पाएंगे, अंग्रेज लोग कैसे समझ पाएंगे क्या चीज़। हम एक छोटी सी बात कह रहे हैं, जैसे भारत का की एक बहुत पुरानी सभ्यता है, फेमस, कौन सी है? प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो ऐसे आप समझ जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता ये है ना। इसका काल कितना है? ये सभ्यता कब थी? लगभग 3000 लगभग। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी ना। तो आज से क्या साल पहले थी? आज से कितने साल? अब आज को जोड़िए, आज कौन सा सन चल रहा है? तो आज से कितने साल पहले थी? कितने सिंधु घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई आज से कितने साल पहले? 3500। आज क्या है? 2500 ईस्वी और 2500 और जोड़ दीजिए उसमें, कितना हुआ? 2500 में 2500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ईसा पूर्व कैसे निकालते हैं? 400 से 500 वर्षों। ये तो 2025 ना चल रहा है और आप कह रहे हैं क्या कहते हैं 2500 ईसा पूर्व थी। तो इसके पहले थी, तो 2500 साल इसके पहले कितने साल थी पहले? ये तो चल ही रहा है, ईसवी पूर्व कह रहा है ना। ईसवा जो ईसवी चल रही है उसके कितने साल पहले थी? इसी में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 400 से 500 साल, लगभग 4500। ठीक है, वो तो शुरू हुआ था, लेकिन वो लगभग 2500 साल पहले शुरू हुआ था ना। सभ्यता तो 2500 साल। तो कहने का अब हम ये आपको क्या लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं, ये हमारे लिखने का उद्देश्य क्यों है, क्या है, ये आपको इसलिए बता रहे हैं। तो सभ्यता तो थी 4500 साल पहले की, लेकिन जानकारी कब हुई? 1900। कब जानकारी? 1900।
19वीं सदी 19वीं सदी में यस सर 1921 ईस्वी में दयाराम यस सर साहनी ने खोज की ना। दयाराम तो सोचिए आप लोग कि जो घटना 4500 साल पहले हुई थी उसको कब पता चला? 1921, आज के 100 साल पहले Yes, लगभग, sir. तभी ना पता चला ना। यस सर तो इसके पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ये काम किसके काल में हुआ? एक सभ्यता किसके काल में पता हुई? उस समय किसका शासन था? जॉन मार्शल नहीं, वो जेम्स फोर्ड। चलिए, चैम्सफोर्ड मतलब अंग्रेजों का शासन था ना। ठीक, आपने सही बताया, ब्रिटिश सरकार थी ना उस समय। यस सर तो उन्हीं के प्रयास से ही ना ये पता चला। यस सर पता चला कि नहीं चला? इतनी बड़ी सभ्यता की जानकारी नहीं थी, लेकिन पता कब चला? जब उन्होंने ये खुदाई करवाई। अगर इसके पहले हो गई होती खुदाई तो हजारों साल पहले लोग जान जाते हैं। तो हमारा एक कहने का ये मतलब है कि इतने देर में पता क्यों चला? क्योंकि लोगों को ज्ञान का प्रसार नहीं था, जानकारी नहीं थी। ठीक है, और जानकारी कैसे हुई? जब तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। तो भारत में बहुत सी सभ्यता थी, बहुत से लोग शिक्षित थे, बहुत से ज़्यादा रिसर्च थे, लेकिन उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में दुनिया को और भारत में आपस में इसको शिक्षा को माध्यम बनाकर उसका प्रचार प्रसार कर कर लोगों को ज्ञान करने के लिए जो शिक्षा का विकास हुआ वो हुआ ब्रिटिश सरकार के काल में। और उस समय जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो उसने ही प्रयास किया, उसने ही शुरुआत की कि कैसे भारत में शिक्षा को विकास किया जाए। तो वो क्यों चाहता था कि यहाँ पर लोग पढ़ें? वो क्यों चाहता है? उसको क्या पढ़ी थी? वो तो व्यापार करने आए थे, उनको ये क्या अंग्रेजी शासन को सुलभ रूप से लागू करने के लिए देखिए, शासन जो भी करेगा, जैसे आप कहीं शासन करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी सारी चीज़ें सब माने। Yes, sir. ठीक है, तो आप उनके और सी चीज़ में भी ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप किसी को गुलाम बनाएंगे, किसी पे शासन करेंगे, तो उनके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको आप सही करेंगे, तभी आपको फॉलो करेंगे, तभी आपको वो विश्वास करेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि अगर हम इन लोगों को एजुकेटेड करने लगेंगे तो ये हम इनको नई चीज़ बताएंगे तो ये हमारे पर विश्वास करेंगे। कैसे? जैसे सरकार चलती है ना, सरकार की अच्छाई क्या है? सरकार कई योजनाएं लागू करती है। जैसे ये अभ्युदय योजना लागू कर दी है, फ्री में क्लासेस चल रही हैं। तो सरकार भी काम करती है तभी ना लोग इनको पसंद करेंगे, मान लीजिए। तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार भी, उन्होंने सोचा, उस समय शिक्षा उनके लिए जादू, एजुकेशन जादू की तरह था, शिक्षा जादू की तरह था कि अब वो लोग पढ़ लेंगे। जो लोग पढ़ लेते थे वो बहुत बड़ी बात होती थी। अभी तो आसान है डिग्री लेना, उस समय ला करने के लिए इंग्लैंड जाया जाता था। महात्मा गांधी ने कहाँ से ला किया था? इंग्लैंड से। अम्बेडकर कहाँ से पढ़े थे? इंग्लैंड से। यहाँ ला भी नहीं कोई पाता था। जो ICS की जो परीक्षा होती थी वो पहले इंग्लैंड में होती थी। ठीक है, तो कितना कठिन था, तो उसको आसान बनाने का जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिश सरकार को जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति था, अब ब्रिटिश सरकार में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने इसकी शुरुआत की। तो उसमें पता चलता है कि वारेन हेस्टिंग, इसको पूरे कर देते हैं, वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसने सोचा कि हम तुरंत तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं सकते यहाँ के लोगों को, तो क्यों ना इनका जो विद्यालय है हम उसी से, जैसे तुरंत तो आप इंटर और MA पढ़ा नहीं सकते हैं, तो पहले का खा गा पढ़ाएंगे ना। तो उसने भी सोचा कि पहले हम इनको इन्हीं की शिक्षा में पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी ने एक मदरसा खोल दिया कलकत्ता में। वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया उसी ने। इसके बाद अंग्रेज तो जानते थे कि यहाँ का इतिहास है, उन लोगों ने
उन्होंने पढ़ा, अंग्रेजों ने जो विद्वान थे, यहाँ की जो किताबें थी, जैसे यहाँ कई इतिहास फेमस वंश रहे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब के बारे में उन लोगों ने पढ़ा। तो उन लोगों ने सोचा कि ये ज्ञान जो है सबको इतिहास बताया जाए, तो पहले खुद पढ़ा और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया, यानी अनुवाद किया। तो पहले एक सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने सोचा कि संस्कृत और फारसी सिर्फ यही ना पढ़ाया जाए, सिर्फ धर्म की पुस्तक ना पढ़ाई जाए, लोगों को इतिहास और भूगोल भी बताया जाए, हिस्ट्री भी पढ़ाया जाए। जैसे आज आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वैसे उन लोगों ने भी प्रयास किया कि पहले बताया जाए कि अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, समुद्रगुप्त कौन थे। तो वो लोग, उन्होंने सोचा कि बहुत से भारतीय उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में एक अशोक भी राजा थे। तो एक सोसाइटी 1784 ईस्वी में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, यही सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। अभी आप लोगों को मान लीजिए मेंस में लिखना हो, मेंस की परीक्षा में लिखना हो IAS में, तो आपको यही दर्शाना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे करती है। इन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और भारतीयों को इतिहास और भूगोल की शिक्षा देना शुरू किया। भारतीयों को इतिहास और भूगोल की शिक्षा देना शुरू किया। चलिए, इन्होंने देखिए बहुत अच्छा काम किया। लोगों को सिर्फ धर्म ही नहीं, सिर्फ रामायण और भगवत गीता ही नहीं, बाकी भी शिक्षा देने का काम किया। बाकी भी इतिहास में जो महापुरुष हुए उनके बारे में भी बताया। अब अंग्रेज लोग भी चाहते थे कि भारतीय जो धार्मिक पुस्तक है इतनी फेमस है उसको वो पढ़ना चाहते थे। तो अंग्रेज लोग तो अंग्रेजी ही समझेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन शुरुआत की गई कि भारतीय भाषा जो किताबें हैं पूरे दुनिया में उसको पढ़ा जाए। तो पहले भगवत गीता का ट्रांसलेशन करवाया गया। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स विलिकंस। इसको मिटा दें, इसको ऐड कर दें। चार्ल्स विलिकंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया इसका, भगवत गीता में जो लिखी है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया उन्होंने। चार्ल्स विलिकंस ने, और ये क्या कहते हैं 1784 ईस्वी में ही इन्होंने किया। 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में ही ये अनुवाद किया। इसके बाद 1787 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, इन्होंने भी अनुवाद कर दिया। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान संतुलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। 1787 ईस्वी में ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है? कालिदास। बहुत फेमस किताब थी। तो इसको उन्होंने, इसीलिए कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या इन्होंने अंग्रेजी, जिससे अंग्रेज लोग भी कालिदास को पढ़ सके। ये अब शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में
सर विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अनुवाद किया। गीत गोविंद का अनुवाद किया 1792 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने। ये किसने लिखी थी ये किताब? किसने? सही तो बोला, जयदेव ने। ये सैन वंश लक्ष्मण सैन एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के काल में उनको ये किताब उन्होंने पढ़ा, इसका भी इंग्लिश में अनुवाद कर दिया। गीत गोविंद का 1792 ईस्वी में अनुवाद हो गया। 1792 ईस्वी। अब इसको ऐड कर दे, बता दे इसको, ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड हो गया। अब 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय खोल दिया। संस्कृत विद्यालय, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दी। अब देखिए, अंग्रेज लोग भारतीय किताब से इतना प्रभावित होने लगे, भारतीय ज्ञान से इतना प्रभावित कि वो खुद संस्कृत पढ़ाने लगे। संस्कृत विद्यालय इन्होंने खोल दिए। देखिए, बनारस में खुद खोल दिए। उन्होंने देखा कि इंडियन की जो साहित्यिक है, साहित्य की किताब है, इतनी फेमस है, उनको अच्छा लगा, तो वो इसके आगे हुए और इन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय खोल दिया। इसके बाद तीन क्या कहते हैं अंग्रेज थे, जिन्होंने ये डच थे, डच का नाम सुना है? डच ये भी एक यूरोपीय है जिनको वर्तमान में क्या कहा जाता है? डच किस देश से हैं? नीदरलैंड या हॉलैंड। तो तीन विद्वान थे डच, जिनका नाम था मार्शमैन। डच लिख लीजिए, डच मार्शमैन, विलियम कैरी, मार्शमैन, विलियम कैरी तथा वार्ड ने 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में बंगाल के सीरमपुर में एक शिक्षा का विकास किया। अभी तक तो अंग्रेज लोग थे, ये डच लोगों ने भी कर दिया। सीरमपुर में ये डच फैक्ट्री यहाँ पर थी, जो हॉलैंड की फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई थी। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर 1799 ईस्वी में एक विद्यालय कर खोल दिया और शिक्षा को बढ़ावा देने लगे। तो अब जैसे कि होड़ शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिलने लगा। अब अगले एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेलेजी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लॉर्ड बेलेजी। विलियमफोर्ड कॉलेज की स्थापना उन्होंने ही सहायक संधि भी शुरू की थी। उन्होंने ICS परीक्षा, जिसको हम लोग इस समय सिविल सर्विस परीक्षा के नाम से जानते हैं, उसको पहले ICS परीक्षा कहते थे। ICS परीक्षा के प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने एक कॉलेज खोल दिया 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। इसको याद करते हैं। लीजिए, 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजी ने
1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोल दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज आईसीएस परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु है। आईसीएस परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोल दिया। ये खोला कलकत्ता में, कलकत्ता में ये खोल दिया। ज्यादातर उस समय जो ये 1800 ईस्वी में खोला, ज़्यादातर उस समय अंग्रेजी भर्ती होती थी। अंग्रेजी आईसीएस की परीक्षा में उच्च सेवा में हमेशा अंग्रेजी ही भर्ती होते थे। भारतीय लोग कोई भर्ती होता था उस समय, सिर्फ अंग्रेज ज़्यादा भर्ती होते थे। तो इसके प्रशिक्षण के लिए ये कलकत्ता में उनको दिया जाता था। इसका विरोध होने लगा, इसलिए इस कॉलेज को आगे बंद कर दिया गया। 1802 में इसको बंद कर दिया गया। 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया गया? ये फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके स्थान पर इंग्लैंड में एक जगह खोला गया ट्रेनिंग देने के लिए 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में इंग्लैंड में हैलेबरी नामक स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। हैलेबरी नामक स्थान पर, ये इंग्लैंड में हैलेबरी था, वहां पर ये खोल दिया गया कि आईसीएस में जो सिलेक्ट होगा उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाँ, इसको बंद कर दिया। देखिए हमने लिखा हुआ है, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ट्रेनिंग तो होना है ना। आईएएस की बिना ट्रेनिंग के कैसे उनको जॉब दी जाएगी? अभी कहाँ होती है? कहाँ पे? मसूरी में। तो वैसे ही उस समय बिना प्रशिक्षण के आईएएस को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो वैसे ही ये जब बंद कर दिया गया तो एक स्थान फिर इंग्लैंड में चुन लिया गया। अब इंग्लैंड में ये प्रशिक्षण 1806 में हैलेबरी में दिया जाने लगा। ये नोट कर लिया आपने? इतना समझ में आ गया? किसी इसको मत रोक देते, इसलिए पूछ लेते हैं कि इस पर कोई कंफ्यूजन है। लिख तो लिया है लेकिन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इतने लिखने पे तो दिक्कत नहीं है, अवॉइड कर ले रहे इसको। तो देखिए भारत में जब ब्रिटिश शासन का यहाँ पे दौर चल रहा था तो उस समय अपने अपने धर्म को सब लोग अच्छा कहते थे। ठीक है, जो भी विश्व में धर्म थे, वो चाहे ईसाई है, इस्लाम है, हिंदू धर्म हो या पारसी, सभी लोग अपने धर्म की विशेषता बताते थे और उस समय प्रचार प्रसार भी करते थे। तो अभी तक ईसाई जो लोग प्रचार प्रसार करते थे उनको अनुमति नहीं थी भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन एक कानून बना 1813 में। ब्रिटिश सरकार जब शासन करती थी तो शासन कैसे करती थी? कानून बना के एक एक्ट बनाते थे। एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबसे पहला एक्ट कौन सा बना था? सही तो बोल रहे थे। 1773 में। देखिए सीधी सी सिंपल सी बात समझिए, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। कोई बैठेगा तो कानून तो बना के ही ना काम करेगा। ये आपके ज़िले में डीएम या जज या जो बैठे हैं, ये क्या ये भी सब कानून से चल रहा है, शासन से। तो अंग्रेज लोग भी यहाँ पर कानून, मुगल काल में भी कानून बनता था, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कानून बनाया वो एक नए तरीके से कानून बनाया। तो इन्होंने एक
एक्ट पारित कर दिया 1773 में, जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत में कानून कैसे लागू किया जाएगा उन्होंने शुरुआत की। अब आप लोग बताइए कि इस समय भारत में कैसे कानून लागू होता है? अधिनियम पारित होता है। अधिनियम पारित होकर के, कहाँ से पारित करके? संसद से। तो पूरी बात बताइए। संसद से अधिनियम पारित होता है। संसद से, आपने कहा ना संसद से। तो आप जो संसद कहते हैं, आपका आंसर सांसद सही है। यस सर। और जो हम आपको अभी बता रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कैसे कानून बनाता है? इसमें ये भी- इंग्लैंड के संसद से, हैं? क्या करते थे? इंग्लैंड की संसद से ये कानून बनकर आया था। ये जो ब्रिटिश, वो तो व्यापारिक केंद्र था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंग्लैंड की कंपनी। संसद ने ये एक्ट पारित कर दिया, एक कानून बन गया 1773 में। यस सर। ठीक है, तो इसमें भारत में शासन कैसे चलाया जाएगा? जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे हाँ नहीं, उनको जो यहाँ के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हाँ ठीक है, तो गवर्नर जनरल थे तब वो क्या कैसे, मतलब कैसे, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। वो इस एक्ट में मतलब हस्ताक्षर करके वो यहाँ पर लागू करते थे। और अकेले, जैसे अकेले नहीं, हस्ताक्षर? उनकी एक मंत्रिपरिषद थी यहाँ पर, जिसे क्या नाम, विधायी परिषद जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब ब्रिटिश के ही उस टाइम पे ब्रिटिश के ही अधिकारी रहते थे। तो वो यहाँ पर समझकर बूझकर वो एक्ट को पारित करते थे। देखिए, वहाँ से गवर्नर जनरल बुलाया जाता था, Yes, दिल्ली sir. से आता था, इंग्लैंड से ही। वो तो खुद गवर्नर जनरल होते ही थे, ठीक है, और उनके साथ 4 लोग और होते थे, Yes, sir. सदस्य होते थे। ये लोग बैठ के बहुमत लेके कानून बनाते थे। Yes, sir. तो आज भी संसद में बहुमत ना लिया जाता है। Yes, sir. तो वही जो शुरुआत हुई है, बाद में वही संसद का ये जो हमारे देश में कानून बनाया जा रहा है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1773 ये में रेगुलेटिंग एक्ट से। इसी यही आज चल रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे ही जब 1773 ये बनता चला आया, 1813 में भी एक एक्ट पारित हुआ। ईसाई मिशनरी को इस पास आउट किया। कानून में एक चीज ये लिख दिया गया कि ईसाई अब भारत में आ सकते हैं, Yes, sir. अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो ईसाइयों को, यानी ईसाई मतलब ईसाई पादरियों को या मिशनरियों को, कुछ भी आप कह सकते हैं, मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई। धर्म प्रचार प्रसार। तो जब ईसाइयों को, पादरियों को ये मिला, तो उन्होंने भी सोचा कि लोगों को गांव में जा जाकर पहले एजुकेटेड किया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा, शिक्षा। वो अपने बारे में कैसे बताते? तो पहले लोग पढ़ सकते थे तभी ना, लिखेंगे पढ़ेंगे तभी ना, समझेंगे सुनेंगे। तो कहने का मतलब है, तो उन्होंने पढ़ाया, पादरी, उन्होंने शिक्षा दी और शुरुआत किया। इन लोगों ने भी कई विद्यालय खोला। इसी 1813 के एक्ट में ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया। 1 लाख। 1 लाख। 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रसार के लिए। शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए अब ब्रिटिश सरकार ने पैसा 1 लाख रुपया देना शुरू कर दिया 1813 के एक्ट में। ये इधर एक क्रमबद्ध आपको बता रहे हैं। अब 1813 का कानून बना, 1 लाख रुपया। अब इससे क्या हुआ, जब किसी को डोनेशन मिल जाता है पैसा, तो वो विकास होने लगता है। अब शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा, बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा। इसको ऐड करते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय ने एक कॉलेज खोला था कलकत्ता में। यस सर, श्री राम कलकत्ता में एक कॉलेज खोला था जिसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर के सहयोग से। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय के सहयोग से
हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और हिंदू कॉलेज में पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा प्रदान किया जाने लगा। ये 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज, ये उस समय पाश्चात्य बाहर विदेशी शिक्षा पढ़ाई जाने लगी लोगों को। 1817 ईस्वी में इससे शिक्षा का और विकास होने लगा। यहाँ पर इतिहास, भूगोल, व्याकरण सब पढ़ाया जाने लगा। सिर्फ धर्म की शिक्षा ही नहीं पढ़ाई जाने लगी, बाकी सभी शिक्षाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा और पढ़ाया जाने लगा। तो ये डेविड हेयर और राजा राम मोहन का जो ये काम था, इससे क्या हुआ, शिक्षा में बहुत वृद्धि होने लगी, शिक्षा का बहुत विकास होने लगा। लिखिए आप लोग। अब शिक्षा अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही थी, देसी भाषा यानी हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी में पढ़ाई जा रही थी। तो ये था कि शिक्षा को, जैसे शिक्षा एक तो उच्च शिक्षा होती है, एक प्राइमरी शिक्षा होती है, प्राइमरी कक्षा 6 तक, कक्षा 8 तक, और उच्च शिक्षा हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। तो वैसे ही अब अंग्रेज़ों के सामने ये समस्या थी कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, कि हिंदी में यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए, कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए, कि संस्कृत जो पुरानी उनकी पद्धति है वही पढ़ाया जाए। तो इस पे अंग्रेज़ लोग मतभेद थे। कुछ अंग्रेज़ चाहते थे कि नहीं, यहाँ की जो उनकी प्राचीन भाषा है उसी पे शिक्षा दी जाए। तो ये विषय आया जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका काल था 1828 से 1835 तक ये थे। इनके काल में शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इन्हीं के काल में ये विषय आ गया कि पढ़ाई, शिक्षा कैसी दी जाए। दो अंग्रेज थे, वो चाहते थे कि भारतीय भाषा में ही दिया जाए। उनका नाम था प्रिंसेप ने प्राचीन भारतीय भाषा में शिक्षा के माध्यम का समर्थन किया। प्राचीन भाषा, ये प्रिंसेप थी, एच.टी. प्रिंसेप इनका नाम था, एच.टी. प्रिंसेप, इनका अगर पूरा एच.टी. प्रिंसेप। और एक और लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, उनका नाम था विल्सन, एच.एच. विल्सन। एच.एच. विल्सन ने समर्थन कर दिया इसका। इन दोनों लोगों ने कहा कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्राचीन भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, इनका, लेकिन इनका विरोध किया। एक विद्वान अंग्रेज था इनके समय में, उसने विरोध किया। उसका क्या नाम था? मैकाले ने तुरंत विरोध किया। मैकाले ने कहा कि नहीं, शिक्षा का ज़्यादातर जो अध्ययन होगा, ज़्यादातर जो विस्तार होगा वो अंग्रेजी शिक्षा। अब ये बात बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि हिंदी में पढ़ाया जाए, मतलब प्राचीन भाषा में पढ़ाया जाए, कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो इसके लिए बाद में ये क्लियर हो गया कि ज़्यादातर जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होगा, और जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्टेज की जो है प्राथमिक शिक्षा है, उसका जो भाषा होगा वो देसी भाषा में पढ़ाया जाएगा। देसी भाषा का मतलब हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू, इन भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए। लॉर्ड मैकाले
लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया लॉर्ड मैकाले ने। और 1835 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ। लोक शिक्षा समिति का गठन हो गया। 1835 में लोक शिक्षा समिति का गठन हो गया। मैकाले के प्रयास से ही अब जो प्राथमिक को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी उच्च शिक्षा थी वो अंग्रेजी में पढ़ाई जाने लगी। इससे लोग जो थे भारत में इंग्लिश जब आपको कोई चीज़ अनिवार्य कर दिया जाएगा तो यानी ये अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक तो कोई अनिवार्य नहीं थी, लेकिन मैकाले के प्रयास से क्या हुआ, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसलिए भारतीयों ने भी इंग्लिश को पढ़ना यानी इंग्लिश के प्रति रुचि बढ़ने लगी। और 1835 ईस्वी में एक समिति का गठन हो गया, लोक शिक्षा समिति। इस समिति के माध्यम से ही शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता मिली। 1835 ईस्वी में इसका गठन हुआ। लॉर्ड मैकाले का एक कथन भी था उस समय। क्या कथन था? यूरोप के भारतीय जो पुस्तक है वो अंग्रेज की लाइब्रेरी के, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसके बड़े धूल पड़ी किताबों के बराबर भी नहीं है। यही आप भी कह रहे थे कि अलग तो नहीं कह रहे थे? अलग है सर। हाँ, तो देख के मत कहिए, आप किताब में देख के कहिए। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय में जो एक कोना है वह भारतीय जो अरबी साहित्य की बुक है उनसे भी अच्छा है। हाँ, तो ये जब मीटिंग हो रही थी, समिति का गठन हो गया था, तो उसी में उन्होंने अपना बयान जारी किया था। ये कथन कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। मैकाले का एक कथन कई बार आता है। तो मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का संस्थापक, जननायक कहा जाता था। उन्हीं के कारण भारत में जो आज देख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ है, आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो वो उसकी देन किसकी है? मैकाले की। अब शिक्षा इतना विकास किया जाने लगा कि शिक्षा इतना कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या कहते हैं विकास हुआ। और पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? 1835 ईस्वी में वो भी खोला गया था, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज। ईस्वी में अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी शुरुआत हो गई। एजुकेशन बढ़ते बढ़ते चिकित्सा में भी आ गया और ये स्थापना हो गई चिकित्सा के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी। अब देखिए जब विकास होने लगा, अभी तक तो आप जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ पहला है ना। अब आपसे कोई पूछ रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कब से, अभी तो आप बहुत से कॉलेज बता देंगे कि यहाँ PGI है, यहाँ है, लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट होना चाहिए पहले कौन चीज़ आई। ठीक है, अब ये हुआ। अब आज तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन शुरुआत इतिहास में पढ़ने मतलब शुरुआत कब हुई, किसके काल में हुई और किसने विकास किया। तो पहला मेडिकल कॉलेज, अब तो ये मेडिकल हो गया, अब आने था विकास होना था इंजीनियरिंग का। ठीक है, कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी कोई कॉलेज खोला जाए। तो 1847 ईस्वी में रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया। रुड़की में पहला क्या खोल दिया गया? इंजीनियरिंग कॉलेज। 1847 ईस्वी में
पहला रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया 1847 ईस्वी। अब देखिए बहुत ज्यादा विकास हो जाने लगा शिक्षा का। ये आप लोगों ने लिख लिया? जैसे सर एक बार प्रीवियस कर दीजिए, इसको- वहाँ से होगा एरो से। प्रीवियस कर दें? चलिए ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन, ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन शिक्षा का समर्थन किसने किया था? प्रिंसेप ने। यस सर। ये कई बार आ चुका है। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? ये आता है, ठीक है। ये विल्सन ने भी प्राचीन शिक्षा का समर्थन किया था। लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हो गया सर। हो गया? चलिए सर ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए फिर ऐड कर देते हैं। देखिए अब शिक्षा का विकास बहुत हो जाने लगा। मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल गया। इस समय लॉर्ड डलहौजी का काल था। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है भारत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वो किसके काल में हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे तो शिक्षा के पे उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। सुना है सर। सुना है? यस सर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? प्रशासनिक इकाई थी, हैं? एक प्रशासनिक इकाई थी जो यहाँ पर शासनिक प्रशासन पर नियमावली बनाती थी। नियमावली कहाँ पे, कहाँ के लिए? ये एक बंगाल में। बंगाल के लिए नियम है। कहाँ थी ये? सर ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा आया था। 1774। हाँ। ये कहाँ पे था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ पे था? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड में था। भारत। हाँ भारत में। भारत में था। यस सर। कंफर्म बताइए, कंफ्यूज मत करिए। भारत ही है सर। इंग्लैंड में ही था। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज पढ़िए तो एकदम कंफ्यूजन मत रहिए। इंग्लैंड में ही था। ये देखिए आपको बता दें, आप लोग पढ़े होंगे, बस एक लाभ बता दें। यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो शासन करता था, जैसे आपके राष्ट्रपति है ना, यस सर। वैसे ही यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल एक एरो से समझ लीजिए ये कहाँ पे बैठते थे? इंडिया, ये भारत में, ठीक है, इंडिया में थे। अब आप इंग्लैंड में कौन था? राजा थे या रानी, दो हो सकते हैं ना। यस सर। ये इन्हीं के क्राउन के शासन में होता था। वहाँ संसद होती थी, ठीक है। संसद राजा रानी इसका अंग थे, ठीक। राजा रानी उनका लास्ट सिग्नेचर जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे ही उनका भी सिग्नेचर। अगर संसद में कोई कानून पारित होता था तो जब ये सिग्नेचर करते थे तब इंडिया में लागू हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जब अंग्रेजी शासन चलती थी तो एक डिपार्टमेंट और बना दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो ऑफिस वायसराय को चेक करता रहता था, यस सर। ठीक है। वायसराय के काम को रिपोर्ट लेता रहता था। जैसे यहाँ पे डीएम काम कर रहे हैं तो इनसे रिपोर्टिंग कौन काम करेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ डीएम साहब हैं बस्ती के, तो इनकी रिपोर्टिंग कौन लेगा? कोई लेता होगा कि नहीं लेता होगा? कि वैसे ही अपने आप से काम कर रहे हैं। तो वैसे ही सचिवालय है ना लखनऊ में, यस सर। तो सचिव उनसे सारी चीज़ें पूछते रहते होंगे। तो वैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठन किया गया था कि वो गवर्नर जनरल जो भी काम करते हैं उनको देखें। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था चार्ल्स वुड। जब वो भारत में उन्होंने ही गवर्नर जनरल को सलाह दी कि आप एक शिक्षा पॉलिसी है हमारी, इस पॉलिसी को भारत में लागू कीजिए। और वो चार्ल्स वुड के नाम से ही वो शिक्षा नीति लागू हो गई। उसको हम कहते हैं वुड की शिक्षा नीति, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति। तो उस शिक्षा नीति में क्या था? उन्होंने कहा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खोला जाए। अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं था, वहाँ पे विश्वविद्यालय अभी तक हमने नहीं बताया। अभी बताया था? नहीं बताया। तो पहली बार उन्होंने कहा कि लंदन में जैसे विश्वविद्यालय है वैसे भारत में भी विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड
का जो शिक्षा था 1854 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोला गया। 1854 ईस्वी में एक उनका ये था कि विश्वविद्यालय खोला जाए, देसी शिक्षा पर बल दिया जाए, ये उन्हीं का था, देसी शिक्षा पर बल, देसी शिक्षा पर बल। यहां लिखते रहे प्राथमिक पाठशालाएं जिले में एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल खोला जाए। जिला में एंग्लो वार्नाक्यूलर स्कूल मतलब होता है कि जिले में जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल हुआ, जो जहाँ अंग्रेजी शिक्षा दी जा सकती है, भारतीय भी पढ़े अंग्रेजी पढ़े, वैसे ही चार्ल्स वुड की जो शिक्षा नीति थी उसमें इंग्लैंड में ये क्या कहते हैं, भारत में जिले के स्तर पे इसको खोला जाए। लिख लिया आपको? लिख लीजिए। सर ये प्राथमिक पाठशाला किस स्तर पर खोला जाए? प्राथमिक पाठशाला है जो कक्षा 1 कक्षा 6 तक, हाँ, ग्रामीण स्तर पर ये देसी भाषा में इसमें शिक्षा देनी चाहिए, उस देसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। देसी भाषा जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा कहने का मतलब है जो प्राचीन भाषाएं थी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, उसमें शिक्षा देने की बात नहीं है। एक डिपार्टमेंट ही, जैसे शिक्षा विभाग है ना, इन्हीं के प्रस्ताव के कारण एक डिपार्टमेंट भी बाद में बन गया 1855। इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लेते हैं। 1855 में लोक शिक्षा विभाग का निर्माण हो गया। लोक शिक्षा विभाग चार्ल्स वुड शिक्षा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा पत्र को मैग्ना कार्टा, ये समझ में आया? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हैं? क्या है मैग्ना कार्टा? क्या है? हाँ, मैग्ना कार्टा, इससे तुलना की गई है। इस शिक्षा पत्र यानी शिक्षा घोषणा पत्र को इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से तुलना की जाती है। क्यों? ये शब्द बहुत बार आता है, कोई बताएगा? किसी को नहीं मालूम। ये मैग्ना कार्टा शब्द तो कई बार आया है, हिस्ट्री में कई बार ये शब्द आता है कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। आखिर मैग्ना कार्टा ऐसी क्या चीज़ है कि बार बार इसकी तुलना की जाती है? शिक्षा के ऊपर ये कहा गया कि एक तरह से मैग्ना कार्टा है। कुछ बोलिए जो नहीं आ रहा। सर एलिजाबेथ से संबंधित है? एलिजाबेथ से? नहीं, एलिजाबेथ से संबंधित नहीं है, ये है मूल अधिकार से संबंधित। पढ़े हैं?
मूल अधिकार पहले देखिए, राजा का शासन होता था ना, अभी भी है, तो राजा का शासन होता था, तो प्रजा की बहुत सी मांगें राजा नहीं मानते थे। बहुत सी मांगें राजा के ऊपर है, राजा माने चाहे ना माने, ठीक है। तो पहली बार जब इंग्लैंड में जनता को मत देने का अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, तो वो इंग्लैंड का एक स्थान था मैग्ना कार्टा, वहाँ पर राजा ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। तब से कहा जाता है, यानी जनता ने विवश कर दिया राजा को, और जब विवश कर दिया तो ये तभी से ये बहुत बड़ी प्रगति मानी जाती है। कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका तुलना कर दी जाती है कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, यानी जैसे मैग्ना कार्टा में लोगों ने अपने अधिकार को जीत लिया था, वैसे ही चार्ल्स वुड की जो शिक्षा है उसने भारत में बहुत विकास किया। विश्वविद्यालय बना दिया। अब विश्वविद्यालय बना दिया तो विश्वविद्यालय में लोग उस शिक्षा पढ़ने के लिए जाने लगे। विश्वविद्यालय में उस समय लेकिन अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती थी, आज की तरह नहीं, उस समय इंग्लिश, क्योंकि नियम यही बन गया था उस समय कि जो उच्च शिक्षा है वो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। तो उस समय यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ही पढ़ाया जाता था। तो ये चार्ल्स वुड का शिक्षा का पत्र था, ये डलहौजी के काल में। इसके बाद एक लोग क्या कहते हैं 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में शिक्षा पर कितने हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर ने शिक्षा प्रस्ताव दिया। इन्होंने भी शिक्षा प्रस्ताव दिया। सही, जो पहले शिक्षा नीति आई थी उसका जांच करने के लिए था ना? क्या चीज? जो पहली शिक्षा नीति आई थी, हाँ, उसका जांच करने के लिए बता। तो वही देखिए, वही तो बता रहे हैं, ये जो प्रस्ताव को क्यों दिया। तो जो भी शिक्षा चल रही थी उस शिक्षा का कि भारत में शिक्षा की प्रगति है कि नहीं है, शिक्षा का विकास हुआ कि नहीं, उस शिक्षा तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। तो डब्ल्यू हंटर ने जो शिक्षा का प्रस्ताव दिया, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने को कहा। तो लिख लीजिए, हंटर ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। हंटर ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। इनका उस शिक्षा पर कोई लेना देना नहीं, इन्होंने जो पूरा जो अपना ध्यान दिया। लेकिन इनके सुझाव के बाद 2 विश्वविद्यालय और खोल दिए गए। कलकत्ता और पंजाब। कलकत्ता में नहीं, इलाहाबाद और पंजाब। हाँ, पंजाब में कब खोला गया? पंजाब में 1882 और कलकत्ता में 2 विश्वविद्यालय भारत में और खुल गए। दिया तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ही है, लेकिन इसके बाद 2 विश्वविद्यालय और खुल जाते हैं। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। ये देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान ही ये विकास हो रहा है। 3 विश्वविद्यालय पहले बन चुके थे, 2 विश्वविद्यालय अब फिर बन गए थे। इसको ऐड कर लें। अब भारत के गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कर्जन, उनके बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने। लॉर्ड कर्जन क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था? कौन सी घटना घटी थी लॉर्ड कर्जन के काल में? बंगाल विभाजन हुआ था। उन्होंने बंगाल को विभाजन कर, स्वदेशी आंदोलन के काल में है ना। तो लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल आए तो इन्होंने भी
इन्होंने विश्वविद्यालय की दशा देखी कि विश्वविद्यालय में कैसे सुधार किया जाए। तो इन्होंने विश्वविद्यालय को सुधार करने के लिए, यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को सुधार करने, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा से नहीं मतलब था, माध्यमिक शिक्षा से मतलब नहीं था, इन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए एक आयोग 1902 ईस्वी में इन्होंने गठन कर दिया। कौन कमीशन? थॉमस रेले कमीशन। थॉमस रेले 1902 ईस्वी में थॉमस रेले की अध्यक्षता में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग यस सर। का गठन किया। यह आयोग का गठन क्यों किया जाता है? इसमें विश्वविद्यालयों में जो कमियां थी और उसमें जो त्रुटियां थी उनको दूर करने के लिए एक जांच कमेटी थी। आयोग या कमीशन क्यों नियुक्त किया जाता है? जांच करने के लिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय ये आयोग नियुक्त हो गया। अब आयोग जब नियुक्त हो गया तो उसके बाद उसके बाद एक अधिनियम बन गया 1904 ईस्वी में, विश्वविद्यालय अधिनियम। इसी के काल में पहला अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया। अब इस अधिनियम में लॉर्ड कर्जन ने में शिक्षा के ऊपर पैसा, जैसे अभी कितना पैसा दिया जा रहा था 1913? 1 लाख रुपए ना। इन्होंने 5 साल के लिए विश्वविद्यालय में 5 लाख रुपया खर्च करने का एक बजट तैयार किया। 5 वर्ष में 5 लाख रुपया विश्वविद्यालय के लिए। इन्होंने एक नियम बना दिया कि जो स्टूडेंट हैं वो अधिक से अधिक अब रिसर्च करें, पीएचडी करें। ठीक है, अधिक से अधिक यानी जो स्टूडेंट पढ़ के आता है उसको अधिक से अधिक रिसर्च कराया जाए, यानी उसको फेलोशिप दिया जाए। फेलोशिप मिलती है ना, तो रिसर्च इन्होंने ही शुरुआत की उसकी कि अधिक से अधिक, मान लीजिए आप किसी विषय में पढ़ते हैं तो उस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल कर लीजिए। इसको बढ़ावा देने का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। तो इन्होंने विश्वविद्यालय में इन्होंने एक चीज़ कठिन कर दिया कि जैसे कई विद्यालय को मान्यता मिलती थी, विश्वविद्यालय मान्यता देती थी, तो वो कठिन कर दिया कि आसानी से कोई भी विद्यालय अब विश्वविद्यालय के अंतर्गत मान्यता नहीं मिलती। तो एक चीज़ को तो इन्होंने कठिन कर दिया। 1902 में जो थॉमस रेले आयोग बनाया गया था, इसमें 2 भारतीयों की भी नियुक्ति की गई थी। यस सर। क्या नाम था? गुरुपत दास बनर्जी और एक थे वो सैयद बलगामी। लिख लीजिए, 2 भारतीय थे, गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन गिरानी। यस सर। लिख लीजिए 19 ये गुरुदास बनर्जी नाम। 1902 के रेले आयोग में 2 भारतीय, गुरुदास बनर्जी एवं सैयद हुसैन गिलगिरामी। नोट कर लिया आप लोगों ने? सर ये विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य थे? ये नहीं, ये हाँ आयोग के सदस्य थे। थॉमस रेले अध्यक्ष थे और ये लोग सदस्य थे। ये 2 लोग सदस्य थे, ये भारतीय थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आयोग बनाया गया था उसमें भारतीय कौन नियुक्त किया गया था, तो ये
गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो भारतीय थे जो ये किया गया था। ठीक है, इसको ऐड कर लें। चलिए, ये देखिए, इसके बाद कई विश्वविद्यालय और बनते हैं। 1916 में भी विश्वविद्यालय बनता है। 1916 में कौन सा विश्वविद्यालय बना था? हैं? बनारस, मैसूर। और 1920 में अलीगढ़, हम कल बता चुके हैं। ठीक है, अब आता है एक आयोग आता है 1917 में, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, ये 1917 में सैडलर आयोग आता है। और सैडलर आयोग आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा जैसे कैसे शिक्षा पद्धति का क्या है आधार, आज क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, क्या है? 10+2, 10+2, ठीक है। यानी ग्रेजुएट के पहले 12 तक पर पढ़ाई होना चाहिए, यानी स्नातक की परीक्षा जो होती है वो इंटर के बाद। तो जो इंटर के बाद स्नातक, वो सैडलर आयोग ने ही सुझाव दिया था। यही हमारी पद्धति चल रही है, जो आज चल रही है। आज जो हमारी इंटर के बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो ये कौन, ये किस आयोग ने कहा? सैडलर आयोग। तो इसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक में प्रवेश देने का सुझाव, यानी स्नातक के पहले 12 साल की जो परीक्षा पढ़ाई होती है, वो पहले सुझाव देने के लिए सैडलर आयोग ने ही दिया था। इनको इसके पहले तक कैसे विश्वविद्यालय? इसके पहले डायरेक्ट ले लेते थे, इंटर ये था नहीं, इंटरमीडिएट का ये नियम नहीं था कि डायरेक्ट ले लेते थे। तो इन्होंने ही कहा कि नहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास नियम बना दिया गया, इसके पहले नियम नहीं था। तो इन्होंने ही नियम, तभी तो आज ये नियम चल रहा है। हाई स्कूल, फिर इंटर के बाद हम लोग ग्रेजुएट करते हैं। तो ये इन्हीं सैडलर आयोग ने, इनको जो कहा गया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय पर अपनी रिपोर्ट की थी। विश्वविद्यालय पर रिपोर्ट देने को कहा गया था। ये नामित किया गया था इनको। इन्होंने, चूंकि उस समय गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, कहाँ कानून बना सकते थे गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों पे कानून बना सकते थे। कब से बनाने लगे थे कानून? प्रांतीय सरकार में कब से कानून बनाने लगे थे? 1935। अरे 35 नहीं, क्या नाम उसका? 1909 के अधिनियम के बाद। 1909 के बाद ब्रिटिश, मतलब वो पूरे भारत में कानून, उसके पहले कब बनाते थे? उसके पहले जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी, तो पहले कहाँ नियुक्ति हुई थी उसकी? बंगाल में। तो कहाँ कानून बनाता था? बंगाल में। बंगाल में। तो भारत में कब बनाने लगा? भारत में जब उसको भारत गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित किया है, तो मतलब तो भारत में कब कानून बनेगा? देखिए, अब ध्यान से सुनिए तब उत्तर दीजिए, ठीक है? पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब बताइए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि उत्तर बोलिए ही, पहले समझ लीजिए। इसीलिए क्रमबद्ध पढ़ाई की जाती है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तथ्य रट के नहीं होगा, बीच बीच से पढ़ोगे तो बीच बीच से बोलोगे। इसको समझो, जब पहली बार अंग्रेजों ने शासन बंगाल में शुरू किया ना, तो बंगाल पूरे भारत में कब्जा नहीं किए थे, तो पहले कहाँ से शासन शुरू किया? बंगाल से। तो पहले जो गवर्नर जनरल वो बंगाल में, कलकत्ता के आसपास ही अपना शासन करता था, वहीं का वो गवर्नर जनरल था। लेकिन
1833 का एक एक्ट पारित हुआ, 1833 का। उस एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है आज से पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी वो जो कानून बनाएगा वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं, जितने और भी प्रांत हैं वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो 1835 के बाद अब आपको दिमाग में ये सोचना है कि हम जब 1900 क्या बता रहे हैं, 17 क्या बता रहे हैं, ये 1835 के बाद है कि पहले है? तो ये भारत का गवर्नर जनरल होगा कि बंगाल का? भारत का। तो जब सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने आज जो लागू किया तो पूरे भारत में लागू हो गया। जैसे संसद भारत की कानून बनाएगी तो पूरे देश में लागू हो जाएगा, अगर राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा तो उसी राज्य में लागू होगा। तो वैसे ही जो भारत का गवर्नर जनरल था उसने ये कानून बना दिया सैडलर आयोग की सुझाव पे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सैडलर आयोग का सुझाव था। इसमें भी 2 भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। क्या, कौन कौन? देख के मत बताना। आई थिंक आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, देखिए आशुतोष मुखर्जी और एक लोग और थे, जियाउद्दीन अहमद, दूसरे थे जियाउद्दीन। लिख लीजिए आप लोग, लिखिए सैडलर आयोग के 2 अन्य भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। ये अब हमने आपको देखिए अभी देखिए इसको एक नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। ये जियाउद्दीन है, ये 2 भारतीय थे जिनको अब भारतीयों को भी नियुक्ति किया जाने लगा, मेंबर बनाया जा रहा है, आयोग का मेंबर। इससे क्या हुआ कि भारतीय लोग ये जानने लगे कि हाँ उनका जो है प्रभाव बढ़ेगा, तो ये 2 लोग बनाए जाने लगे। हो गया? अब चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब 1917 हो गया। ये हमारा जो टॉपिक है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत करिए। शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार शासन के दौरान कैसे कैसे विकास हुआ, क्या क्या कानून हुआ, ये अब 1929 ईस्वी में फिलिप, इसको नोट कर लीजिए, फिलिप हार्टोग समिति का गठन हुआ। उन्नीस ईस्वी में फिलिप हार्टोग समिति, ये अब इन्होंने ये समिति बना दिया गया। सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसे भी पूछा कि आप बताइए भारत में क्या ऐसा किया जाए कि शिक्षा का विकास हो सके। ठीक है, शिक्षा का विकास कैसे क्या किया जाए। तो हार्टोग ने कहा कि अभी तक जो शिक्षा दी जाती है वो एजुकेशन तो दी जा रही है, लेकिन अभी तक व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी गई। तो पहली बार अपने इस में इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा यानी ग्रामीण स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी है। तो लिख लीजिए, हार्टोग समिति ने ग्रामीण स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने की मांग की। सर फिलिप हार्टोग, ये जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे उसी के समय इनको नियुक्त किया गया था। फिलिप हार्टोग को इन्होंने ग्रामीण यानी व्यवसाय का मतलब क्या हो गया, अब आप बताइए। मतलब क्या कहना चाहते थे?
व्यवसाय में जो कोई व्यापारिक या फिर कोई औद्योगिक रूप से अगर कोई प्रशिक्षित होना चाहता है उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो गांव में उस समय क्या? कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग हो गया, जी। लघु उद्योग हो गया। हाँ, बाकी लोगों को भी तो बोलने दीजिए। कुटीर उद्योग हो गया, जैसे उस समय आप उस समय का आज का मत सोचिएगा, उस समय सोचिएगा। हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या बनती थी? मूर्ति बहुत बनती थी उस समय, मूर्ति कला बहुत डेवलप हुई थी। कपड़ा का जो कारीगरी थी वो पूरी दुनिया में भारत से अच्छी कहीं नहीं थी। ऐसा भी एक युग था कि भारतीय कपड़े का सोने से लेन देन होता था। कहाँ से? यूरोप। किस देश से? एक लिखा है, किसी राइटर ने लिखा है, तब हम बता रहे हैं आपको। उसने बहुत दुख प्रकट किया है कि ये कपड़ा जो है सोना, रोम से, रोम इटली में भारतीय कपड़े की इतनी मांग थी कि वहाँ से सोना को एक जगह सोना तोल दिया जाता था, एक जगह कपड़े बराबर, इतनी मांग थी। तो कारीगरी थी वहाँ पर। तो उसी को विकास करने के लिए हार्टोंग ने कहा कि व्यवसायिक स्तर पर लोगों को बताया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे आज ITI है, प्रशिक्षण केंद्र ना, वहाँ व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। वैसे ही हार्टोंग ने ये कहा, ये 1929। अब चूँकि उस समय कांग्रेस का एक पार्टी के रूप में बहुत मजबूत हो चुकी थी, वो ब्रिटिश सरकार से आज़ादी की मांग करी हुई थी और वो दबाव डालती थी। ब्रिटिश सरकार के ऊपर ये लोग हमेशा दबाव डालते थे। आंदोलन, आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आंदोलन शुरुआत हुआ, भारतीय इंडियन मूवमेंट जो शुरू हुआ, उसमें इंडियन मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो मांग की गई थी वो शिक्षा पर, उच्च पद पर भर्ती, एक ये मांग थी। अंग्रेजों से आजाद, वो कह रहे थे अंग्रेज शासन तो करें लेकिन हमको भारतीयों को उच्च पद पर भर्ती करें। और जो ICS की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी वो भारत में उसका उम्र घटाने की बात जो थी उसको बढ़ाने की बात होती थी, है ना। तो ये मांग उस समय उठाई जाती थी। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही एक शिक्षा योजना, गांधी जी के कहने पर एक शिक्षा योजना आई जिसको कहते हैं वर्धा शिक्षा योजना। लिख लीजिए, महात्मा गांधी के सुझाव पर 1937 ईस्वी में वर्धा योजना, महात्मा गांधी के सुझाव पर 1937 ईस्वी में वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका निर्माण किया था। वर्धा योजना पेश तो की गई थी लेकिन इसको निर्माण करने का श्रेय था जाकिर हुसैन का। ठीक है, वर्धा योजना की थी। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी कहते थे कि वो भी व्यवसाय की कहते थे कि भारत में कला बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, भारतीय हस्तकला की मांग ज़्यादा है। तो गांधी जी की वर्धा योजना का एक उद्देश्य ये भी था कि हस्तकला को बढ़ावा दिया, हस्तकला का विकास किया जाए। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी। हाँ, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, ये उनकी मांग थी। इम्पोर्टेंट 7 से 14 वर्ष मेरे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा की भी मांग करते थे। यस सर। निःशुल्क शिक्षा की भी मांग की गई थी इसमें। तो ये एक देखिए, एक योजना, जो चीज़ बनाया जाता है, ठीक है, जो पैरामीटर बनाया जाता है, उस पैरामीटर को, जैसे गांधी जी ने तो मान लीजिए या किसी ने योजना तो दे दिया, लेकिन वो योजना कभी तो लागू हुई। लागू हुआ कि नहीं हुआ? कब लागू हुआ निःशुल्क वाला? आज़ादी के बाद। आप तो बड़े आसानी से कह दिए आज़ादी के बाद, वो तो सब जान रहा है आज़ादी के बाद। सन बताइए, आज़ादी के बाद
भारत में शिक्षा को निःशुल्क कब कर दिया गया? शिक्षा अनिवार्य कब कर दी गई? 86वां संविधान संशोधन शुरू हुआ है 2002 में। उसमें कहा है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। तो आप लोग देखिए जारी है, क्योंकि आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशन से संबंधित कहीं भी चलते फिरते अगर IAS बनना है तो अच्छी चीज़ें का कलेक्शन दिमाग में होता रहना चाहिए। अब जब जो भी आपको यही देखना है कि जो टॉपिक है हमारे सामने उस टॉपिक पे हमको कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ये नहीं पूछेंगे वो घुमा के यही कह देंगे कि शिक्षा पे बताइए। तो आपको शिक्षा की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा दिमाग में रखना है कि भूलना नहीं है कि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन इधर से करें तो हमको उत्तर ऐसे देना है। तो जैसे गांधी जी ने किया, अब अगर आप में से कोई बताए कि गांधी जी ने ठीक है ये कहा, ये कह दिया, इसके बाद क्या संविधान में भी कुछ इसका उल्लेख हुआ है? कौन बताया? शिक्षा का हुआ है हमारा है निःशुल्क शिक्षा वाला है। निःशुल्क कहाँ लिखा है? 21 ये कहाँ है लिखा है? किस जगह लिखा है संविधान में? अब आप हैं DPSP मूल अधिकार में भी है। ये मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया यस है, सर। ठीक है। राज के नीति देशक तत्व पढ़े हैं? यस सर। उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें भी है। उसमें दिया गया है कि बालकों को अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 पढ़िएगा। Yes, sir। उसमें लिखा है कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए बनाया गया था योजना के तहत कि ऐसा सरकार को ये काम करना चाहिए। तो सरकार ने जो अभी हम आपको बता रहे थे 2002 में अनुच्छेद 21A नया जोड़ दिया और इसको अनिवार्य शिक्षा कर दिया और इसको मूल अधिकार में घोषित कर दिया। तो जो पहले ये योजना बनी चली आ रही थी उसका कहीं ना कहीं वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा है या सरकार लागू कर रही है, ठीक है। तो ये आपका वर्धा योजना थी। तो उसके बाद फिर आज़ादी के बाद तो आप लोग देख ही रहे हैं, चूँकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये आपकी शिक्षा पद्धति हुई है। इस पर पूरा लिखने का आता है, कई क्वेश्चन इस पर आते हैं और मेंस पे लिखने का पूरा टॉपिक भी आता है। तो ये आपको ऐसे लिखना है कि टॉपिक तो बड़े होते हैं लेकिन आपको बेसिक चीज़ें लिख लिख के उसमें बताना है। वर्धा योजना सर क्यों लागू नहीं हुई थी? हैं ये हाँ, इनका क्वेश्चन है कि वर्धा योजना क्यों लागू नहीं हुई? क्योंकि सर ये असफल हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो हस्तकला पढ़ा था उसमें छोटे छोटे बच्चों को हस्तकला में कहा था। देखिए शासन ब्रिटिश सरकार का था ना, ब्रिटिश सरकार, गांधी जी तो मांग कर रहे थे ना। अब आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन में देश क्यों नहीं आज़ाद हुआ था? वो तो नहीं हुआ था। तो वैसे ये शिक्षा योजना वो मांग तो किए लेकिन लागू नहीं। वो तो ब्रिटिश सरकार, आप ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने लागू नहीं किया, ठीक है। वो तो मांग किया था लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद में तो लागू हुआ। जब देश में आज़ादी मिल गई तब संविधान बनाया गया तब ये लागू हुआ। तो ये आज का टॉपिक आपका यही था, ठीक है। इसको लाइए प्रीवियस कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है। आज शुरुआत क्या किया हमने हैं? वहाँ पे एक बार लिखा है तब तक सर और एक और है ना, एक और यहीं से देखिए, यहीं से शुरुआत हुई है। आप लोग देखिए भूलिए मत, इतिहास भुलाने वाला सब्जेक्ट है, एकदम सीरियस। तो देखिए इसको कि यहीं से जब आपका आएगा कि शिक्षा का क्या विकास, तो शुरुआत किसने की थी? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने मदरसा बनाया, फिर सर विलियम जोन्स आए, फिर एशियाटिक सोसाइटी, अब ये नेक्स्ट करते हैं। चार्ल्स ब्रिस्बेन इन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों को भी पढ़ाया जाए, हमारी चीज़ें ना पढ़ें, हम इनकी भी चीज़ें पढ़ें। अगला देखिए, फिर ये आता है एक इतने ऊपर लिखे कि बनारस में संस्कृत कॉलेज खोल दिया, अंग्रेज खुद खोल दिए भारत में, ठीक है। अब ये फिर लॉर्ड बेलेंडी ने क्या कहते हैं ICS परीक्षा के लिए उन्होंने किया, ठीक है। ये पांचवा, फिर हम आपको एक एक्ट बता रहे थे कि भारत में रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ तो अंग्रेज लोग कैसे कैसे कानून बनाते थे, उस पर क्या क्या काम करते थे, ठीक है। ये जितना लिखा उस कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? 1817 में ये हमने आपको बताया कि हिंदू कॉलेज में कैसे पाश्चात्य शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक का चार्टर था। ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसमें अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया गया था। ठीक है, इसमें अंग्रेजी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में देने और उसी के बाद कई कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, 1854 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस समय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो है भारत में, और शिक्षा का इसीलिए इसको चार्ल्स फुट का जो शिक्षा पत्र था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर ये हंटर ने देसी शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट दी थी और इसके बाद 2 विश्वविद्यालय और बन गए थे। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉर्ड कर्जन के समय। टॉमस रेलो थे 1902 ईस्वी में, उन्होंने विश्वविद्यालय पे 5 लाख रुपया खर्च कर दिया था 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और 2 सदस्य हमने आपको लिखवा दिया है। 1937 में गांधी जी ने भी सरकार से मांग की और वर्धा योजना कि गांव में जो लोग गरीब हैं उनको, गांधी जी ये चाहते थे कि गरीब तो रहें, उनको आय भी हो जाए। सिर्फ पढ़ाई से आय नहीं होगी, तो इसीलिए उन्होंने व्यवसायिक यानी हस्तकला को आगे बढ़ाने के लिए कहा। एक लाख आपका आधार दिया लॉर्ड मैकाले, ये आपको अच्छा ये अंग्रेजी शिक्षा का शपथ है तो फिर आया। चलिए, तो ये आज आपका टॉपिक ये था। कल का आपका टॉपिक है प्रेस, पत्रकारिता। ब्रिटिश शासन के दौरान पत्रकारिता का कैसे है विकास हुआ।